चलो, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे नवेगान धारिणी अध्याय। ठीक है। अच्छा, इससे पहले आप मुझे आंसर बताओ उस इमेज का, नहीं तो फिर वो रह ही जाएगा, है ना। कब से मैंने आपको 2 क्लास पहले वो क्वेश्चन पूछा था नस्से वाला। कोई शेयर करोगे अपने व्यूज? तो जो स्टूडेंट्स नए हैं उनको मैं बता देती हूँ कि रिसेंटली हमने एक इमेज शेयर किया था आप लोगों के साथ में। तो जिन्होंने चैप्टर 5 कंप्लीट किया होगा ना एप्लीकेशन पे, उन्होंने देखा होगा कि नोट्स में एक इमेज है नस्से का। ठीक है। तो उसमें जो है एरर्स थे कुछ, तो मैंने होमवर्क दिया था 2 क्लास पहले कि उसमें आपको एरर जो है वो फाइंड आउट करना है, देखना है कि क्या पॉसिबल एरर हो सकता है। बताओ, कोई आंसर बताओ मुझे। किसी ने सोचा कुछ, उस पर बात करी अपने फ्रेंड सर्कल में या कुछ? हेलो, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? ओके। डॉक्टर के फिंगर्स मोस्टली। आप लोग इंटरेक्ट क्यों नहीं करते हो? चैट बॉक्स में क्यों बोल रहे हो? आप में से कोई भी, डॉक्टर जगदीश प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, थोड़ा इंटरेक्शन रखो, है ना। डॉक्टर जगदीश, ओके फाइन। चलो मैं आंसर बता देती हूँ इसका, है ना। ऑलरेडी टाइम ज्यादा वेस्ट हो चुका है। तो क्या था एक्चुअली, जिन्होंने वो इमेज देखी है ना, तो उस इमेज में क्या था स्टूडेंट्स कि यूजुअली जो डॉक्टर की पोजीशन है नस्से के टाइम पे वो क्या होनी चाहिए कि आप जब नस्से कर्म करते हैं तो चाहे से हम पूर्व कर्म करें चाहे से हम प्रधान कर्म करें, दोनों ही सिनेरियोज में जो डॉक्टर की जो पोजीशन है, फिजिशियन की जो पोजीशन है, वो पेशेंट के पीछे होनी चाहिए, बिहाइंड पेशेंट। डॉक्टर ज्योति प्लीज म्यूट योरसेल्फ, कुछ कहना है आपको? तो उसमें जो डॉक्टर की पोजीशन है ना वो वहां पर गलत है। ठीक है। तो डॉक्टर की पोजीशन जो है वो बिहाइंड द पेशेंट होनी चाहिए। तो जब भी हम मुखाभ्यंग करते हैं तो अगर पेशेंट आपका इस पोजीशन पे है तो डॉक्टर जो है वो पीछे की तरफ होना चाहिए, है ना। तो अगर हम मुखाभ्यंग करें, मुख स्वेदन करें तब भी, या फिर हम प्रधान कर्म नस्से की ड्रॉप सी क्यों ना डालें, तो पेशेंट, डॉक्टर की पोजीशन जो है वो बिहाइंड द पेशेंट होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग ये। दूसरी चीज क्या, जब उसमें नेजल ड्रॉप को इंस्टिल कर रहे हैं वैद्य, तो वहां पर क्लियरली ये नहीं दिखाया हुआ है कि पेशेंट का एक जो नॉस्ट्रिल है वो कवर होना चाहिए वाइल इंस्टिलेशन ऑफ नेजल ड्रॉप्स इन अनदर नॉस्ट्रिल। समझ रहे हो? तो जब भी हम नस्से कर्म कर रहे हैं तो पेशेंट का जो है हमें एक नॉस्ट्रिल बंद करना है। ठीक है। उसके बाद में हमें राइट हैंड से जो है वो दूसरे नॉस्ट्रिल में इंस्टिल करना है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है 2 हमें एरर देखने को मिलते हैं। ओके। और डॉक्टर जगदीश बोल रहे थे कि प्रलंबते वाली बात, कि शिरा जो है उसका प्रलंबन और ज्यादा होना चाहिए था। तो इस पर मैंने आपको पहले ही बताया कि डॉक्टर का, सॉरी, पेशेंट का जो हमें हेड टिल्ट करना है वो ऑलमोस्ट 15 डिग्री तक ही करना चाहिए। ओके। चलो, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर, जिसमें हम बात करने वाले हैं चैप्टर 7 की, दैट इज नवेगान धारणीय अध्याय। ठीक है। अब इस चैप्टर को जब आप देखोगे तो चरक संहिता में आपको बहुत सारे, इसी चैप्टर के कंटिन्यूएशन में बहुत सारे टॉपिक्स मिलने वाले हैं, इंक्लूडिंग, सबसे पहले वो स्टार्ट करते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो आपको धारण नहीं करनी चाहिए एज योर चैप्टर इज सजेस्टिंग, है ना। चैप्टर ये बता रहा है कि नवेगान धारणीय। सेकंड आप जब जाओगे तो ये कंप्लीट होने के बाद में सेकंड सेक्शन आता है, कौन सा? वेग धारण। कौन कौन से वेग हैं जिनको हमें धारण करना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बेनिफिट्स वगैरह बताए हुए हैं। थर्ड थिंग आप जब जाओगे उसके बाद वो बता रहे हैं कि पादांशिक क्रम क्या होता है, कि पथ्य क्या है, अपथ्य क्या है। देयर आफ्टर चरक विल प्रोसीड टुवर्ड्स प्रकृति, वो प्रकृति के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में उन्होंने जो है व्यायाम के बारे में बताया है। ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पर जो है छोटे छोटे हमें टॉपिक्स मिलने वाले हैं जो कहीं ना कहीं वो नवेगान धारणीय, है ना, जो अधारणीय वेग है उनसे रिलेटेड है। ठीक है। तो इस पर भी हम बात करेंगे किस तरीके से आचार्य चरक ने रिलेशन बैठाते हुए यहाँ पर बाकी चीजों को कवर अप किया है। ठीक है। बिकॉज व्यायाम जो है वो तो दिनचर्या का टॉपिक होना चाहिए था। सो व्हाई आचार्य चरक डिडंट मेंशन देयर ओनली, है ना। तो यहाँ पर क्यों बताया होगा, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए नवेगान धारणीय अध्याय। फर्स्टली वील सी द इंट्रोडक्शन। तो इसमें देखो आचार्य चरक ने जो संख्याएं बताई हैं वो कितनी बताई हैं? 13 बताई हैं, राइट। 13 अधारणीय वेग जो है वो 13 होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा यही। ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आगे देखो, आचार्य वाग्भट की अगर हम बात करें तो बहुत सारी बुक्स में ना 13 के साथ साथ जो है वो 14 भी दिया हुआ है व्हेन वी टॉक अबाउट आचार्य वाग्भट पर्सपेक्टिव। ठीक है। तो दोनों ही आंसर सही है, बिकॉज उन्होंने आचार्य वाग्भट ने जो है वो कास और हिक्का को काउंटिंग में नहीं किया है। ठीक है ना। जैसे हमने बहुत सारी चीजें पहले भी देखी थी। ठीक है। जब हम बात कर रहे थे कि
किसकी, धूमपान की जब हम बात कर रहे थे, है ना, तो वहां पर हमने प्रमाण देखे थे कि आचार्य चरक ने जो है वो कासग्न धूमपान काउंट नहीं की है, बट डेफिनेटली काश चिकित्सा अध्याय में उसका प्रमाण का तो वर्णन किया है। सो हियर ऑल्सो वाग्भट ने जो है काउंट करते समय तो 13 ही रखा है, ठीक है, लेकिन इन दोनों को उन्होंने जो है वो अलग से माना है। तो जब भी वाग्भट का अगर काउंट आता है क्वेश्चन में, तो ऐसे में आप 13 और 14 दोनों ही करेक्ट आंसर हैं, ठीक है। तो कई बुक्स में आपको 13 मिलेगा, कई में आपको 14 भी मिल सकता है, तो परेशान नहीं होना। बट अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, अगर मान लो कि दोनों ही ऑप्शन में आ जाए तो क्या करोगे, है ना, तो ऐसे में आपको जो है वो 13 लगाना है, बिकॉज श्लोक में 13 काउंट आता है, ठीक है। तो आप अगर चैलेंज करोगे ना क्वेश्चन को, तो वहां पर आप जो है श्लोक का रेफरेंस वहां पर दे सकते हो कमिटी को, है ना, एग्जामिनेशन कमिटी को। तो दैट्स वाई यहाँ पर हमें दोनों ही चीजें ध्यान रखनी है, इधर 13 और 14। अब चलते हैं आगे, देखो तो कास के बारे में आचार्य वाग्भट ने बहुत अच्छे से वर्णन किया है, ठीक है, लेकिन आचार्य चरक ने कास वेग के बारे में नहीं बताया है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना कि कास वेग को विशेषतः किस आचार्य ने बताया है। सो करेक्ट आंसर इज वाग्भटा। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, कुछ और बात करते हैं। देखो अब यहाँ पर अधारणीय वेग की जब मैं बात कर रही हूँ, तो आचार्य सुश्रुत ने क्या किया, उन्होंने इन्हीं अधारणीय वेग को उदावर्त की संज्ञा दी है। किसकी दी है, उदावर्त की संज्ञा दी है। अब उदावर्त में क्या हो रहा है बताओ, कि भाई वायु जो हमारी अनुलोम गति में थी वो प्रतिलोम गति में हो गई है, दैट इज उदावर्त, है ना। तो सुश्रुत ने जो है 13 अधारणीय वेग को उदावर्त बताया है। अब यहाँ पर क्या चीज कॉमन रही कि उन्होंने इसको उदावर्त की संज्ञा दे दी, तो जैसे मैंने बताया कि एक तो प्रतिलोम गति, ठीक है। तो अधारणीय वेग में भी क्या हो रहा है कि आप क्या कर रहे हो, जितने भी वेग है ना, आप क्या कर रहे हो कि जो वात का नॉर्मल जो गति होनी चाहिए थी उसको रोक लेते हो, है ना। चाहे से मूत्र की बात करें, पुरुष की बात करें, अभी हम देखने वाले हैं कि करके, तो सभी में क्या हो रहा है कि आप जो है उनको धारण करके रख रहे हो। ध्यान से सुनना, ठीक है, नाम क्या है, अधारणीय, लेकिन आप क्या कर रहे हो, धारण कर रहे हो। तो जो उसका फिजियोलॉजिकल जो स्टेट था वो क्या था कि भाई उसको निकल जाना चाहिए था, राइट, बट यहाँ पे हमने क्या कर लिया, उसको धारण कर लिया, तो इनडायरेक्टली हमने उसकी गति के साथ में गलत किया, है ना, उसकी गति को रोक लिया। तो इसीलिए आचार्य सुश्रुत ने इसको जो है उदावर्त की संज्ञा दी है, बिकॉज हमने यहाँ पर उसको रिटेन कर लिया है, उसकी गति को रोक लिया है। अब कोई भी चीज अगर आप रोकोगे उसको कहीं ना कहीं से तो निकलना पड़ेगा, है ना। तो अगर आपने मान लीजिए अगर अधो मार्ग के अगर वेग हैं, आपने यहाँ पे अगर रोक दिया है तो वो ऊपर की ओर जाएगा। तो यहाँ पर वही बात है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गति को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई आचार्य सुश्रुत ने अधारणीय वेग को उदावर्त की संज्ञा दी है कि अगर हमने ऊर्ध्व मार्ग वाले वेगों को रोका है तो वो कहाँ जाएंगे स्टूडेंट्स, वो नीचे की ओर जाएंगे, राइट। तो दैट्स व्हाई इनको जो है उदावर्त की संज्ञा दी गई है कि प्राकृत गति को आप जो है वो विकृत कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो उदावर्त के, अब बात चल रही है उदावर्त की, तो और देख लेते हैं कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम ओरिएंटेड। उदावर्त के भेद जो है वो आचार्य चरक ने कितने बताए हैं, 6 बताए हैं, ठीक है। तो चरक ने बहुत ही क्लियरली बताया है कि भाई उदावर्त उसे ही बोलेंगे जो हमारे ये 6 चीजें हैं, ठीक है। बाकी सभी को उन्होंने जो है अधारणीय वेग में भी काउंट किया है, ठीक है। तो कौन कौन सी चीजें हैं, देखो वात मूत्र पुरुष शुक्र, 4 जो है वो हमारी अधोमार्ग वाली हो जाती हैं, और 2 जो है वो हमारी ऊर्ध्व मार्ग वाली हो जाती हैं, दैट इज छरदी और शवथु, राइट, छरदी और शवथु। तो इस तरीके से ध्यान रख लेना 4+2 करके, ठीक है, कि 4 जो है हमारी वो अधो मार्ग वाली चीजें हो जाती हैं, और 2 जो है वो हमारी ऊर्ध्व मार्ग वाली चीजें हो जाती हैं, राइट। आगे देखो भेल आचार्य, तो भेल आचार्य ने जो है वो 4 ही बताए हैं, कौन से, जो केवल और केवल अधो मार्ग वाली चीजें हैं, दैट इज वात मूत्र पुरुष और शुक्र, राइट। मूविंग हेड आचार्य सुश्रुत और वाग्भट ने क्या करा है, इन्होंने जो है वो 13 उदावर्त के भेद बताए हैं। तो सुश्रुत के बारे में हमने पहले ही बात कर ली है, राइट। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि किस आचार्य ने कितने उदावर्त के भेद बताए हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है, आचार्य चरक का जो मत है वो क्या है, 6 जो उन्होंने बताए हैं, दैट इज वात मूत्र पुरुष शुक्र छरदी और शवथु। ये आपको 6 जो है वो बिल्कुल टिप ऑफ द टंग्स होने चाहिए, राइट। आगे दूसरी चीज क्या है कि आचार्य सुश्रुत ने 13 अधारणीय वेग को उदावर्त की संज्ञा दी है, इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि वाग्भट ने जो है वो विशेष रूप से कास का वर्णन किया है, तो आपको रेफरेंस के टाइप में क्वेश्चन रख के पूछ सकता है कि किस आचार्य ने बताया है, फाइन। आगे देखते हैं, अब हम 1 by 1
बात करेंगे एक एक वेग के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, देखो ध्यान से सुनना, ठीक है, और बहुत ही प्रैक्टिकल है। आप लिटरली ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स देखोगे और मैं एक दो केसेस भी आपके साथ में शेयर करूंगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा मूत्र वेग। तो ये हमने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा होगा, बिकॉज वी आर स्टूडेंट्स, राइट। तो हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो है ये जरूर हमने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर हम कोई भी वेग धारण करते हैं तो जो शास्त्रों में बताया गया है उसके कुछ लक्षण हमें मिलते हैं, है ना। जैसे अब सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे कॉमन क्या है हमारा, मूत्र वेग धारण। तो उससे कौन कौन से लक्षण मिल सकते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले देखो, बस्ती मेहन यह शूलम। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, मेहन यह शूलम आ रहा है, मतलब यह मतलब क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। तो यह मतलब होता है जब हम दो की बात करते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी दो चीजों की बात कर रहे हैं कि बस्ती और मेहन, अगर इन दो प्रदेशों में पेशेंट को शूल हो रहा है, राइट। सेकेंड थिंग इज मूत्र कृच्छ। अब मूत्र वेग धारण से जो सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है वो है हमारा कौन सा, बस्ती मेहन यहो शूलम। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर यहो आ रहा है, इसका मतलब दो स्थान की बात कर रहे हैं, बस्ती की और मेहन प्रदेश की। आगे देखो स्टूडेंट्स, मूत्र कृच्छ। अब क्वेश्चन में जो है आपको मूत्राघात रख के पूछ सकता है ना, और मूत्र दोष रख के पूछ सकता है, तो मूत्र रोग रख के पूछ सकता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कंफ्यूज करने वाले ऑप्शंस वो आपको दे सकते हैं। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई विच इज करेक्ट वन, राइट। यहाँ पे देखो मूत्र कृच्छ जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। आगे देखो शिरोरुजा। अब ये आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी हम मूत्र का वेग धारण करते हैं तो ऐसे में जो सबसे कॉमन लक्षण जो होता है ना वो होता है हेडेक, है ना। कईयों ने शायद ऑब्जर्व भी किया होगा। आगे देखो विनाम, विनाम लक्षण भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ठीक है, स्टिफनेस हो जाना, ठीक है। आगे देखो वंक्षण आनहा, वंक्षण आनहा, तो यहाँ पर जो है वंक्षण प्रदेश में हमें आनहा जैसा फीलिंग होता है, ठीक है। मतलब वही बोलना चाह रहे हैं बार बार कि यहाँ पर जो है ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाएंगे दोष, फाइन। तो इस चीज को समझना है। यहाँ पे अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं तो जैसे मैंने बताया है कि एक तो मूत्र कृच्छ जो है वो इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से देखा गया है। सेकंड थिंग जो है विनाम, बहुत बार यहाँ से 3 से 4 बार क्वेश्चन आ चुका है विनाम पर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइन। आगे देखो वंक्षण आनहा, तीसरा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर हम चिकित्सा की। तो चिकित्सा क्या है। अच्छा, लक्षण के बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। देखो यहाँ पर हमने क्या करा है कि हमने अधो मार्ग की गति को रोक दिया है। किसको रोका है, अधो मार्ग की गति को रोक दिया है, ठीक है। अब दोष कहाँ जाएंगे मुझे बताओ। आपने जब नीचे का पाथवे रोक दिया है तो दोष तो ऊपर मूव करेंगे ना। जैसे मैंने आपको समझाया कि जब हम एक किसी भी मार्ग को रोकते हैं तो दोषों को निकलना तो पड़ेगा, ठीक है, बट वो कहाँ निकलेंगे बताओ। तो उनके लिए जो एस्केपिज्म का जो रास्ता रहेगा दैट इज ऊर्ध्व मार्ग। तो दैट्स वाई यहाँ पर दोष जो है वो ऊपर की ओर मूव कर रहे हैं और इसीलिए पेशेंट को जो है शिरोरुजा जैसे लक्षण भी देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पर आप बोलोगे कि लक्षण तो जो है हमें नीचे वाले भी मिल रहे हैं। तो देखो जब क्या होता है ना कि आपने नीचे मूत्र वेग को धारण करके जो नीचे के जो दोष थे उनको वहां पर प्रकोप किया है, तो दोष जहाँ पे आश्रित थे वहां तो लक्षण लाएंगे ही लाएंगे, लेकिन बाकी जगह पे जहां पर वो ट्रेवल कर रहे हैं, हम पढ़ते हैं ना कि जो मेन जो कल्प्रिट है दोषों में वो कौन है, वो वायु है, ठीक है ना। पित्तम पंगु कफम पंगु वाला श्लोक हर किसी को पता हुआ, चले शारंधर वाला, ठीक है। तो वायु जहां जहां जाएगी, जैसे जहां जहां मेघ जाएंगे वहां वहां वर्षा होती है, सिमिलरली हियर ऑल्सो जहां जहां वायु जाएगी वहां वहां वो दोषों का कोप करेगी। दैट्स वाई यहाँ आपको शिराहा प्रदेश में भी रुजा मिलेगी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं इसकी चिकित्सा पे बात करेंगे, फाइन। चिकित्सा देखो क्या बोल रहे हैं, टिपिकली वात शामक चिकित्सा यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आचार्य चरक के अनुसार कौन कौन से वेग हैं जिसमें वातग्न क्रिया बताई गई है, ठीक है। अब आंसर जो है ना वो सिर्फ 3 वेग में लगवाता है, ठीक है। डॉक्टर उमेश प्लीज म्यूट योरसेल्फ, ओके। तो सिर्फ 3 वेग को जो है वातग्न क्रिया के हेडिंग के अंदर लिया गया है, क्यों। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत चीज है, बिकॉज आचार्य ने पहले ही क्लियर कर दिया कि जब हम बात कर रहे हैं आधारणीय वेग की तो वहां पर हम वायु की गति रोक रहे हैं। तो हर जगह आप देखोगे, मैं आपको भी एग्जांपल भी दिखाऊंगी, हर जगह हम जो है वात शामक ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बस 1-2 वेग को छोड़कर, ठीक है ना। तो इस चीज को समझना है। आगे देखो, तो यहाँ पर हम जो है वो कौन कौन सी चीजें कर रहे हैं, स्वेदन कर रहे हैं। स्वेदन आप सभी जानते हो वात और
कफ शामक होता है। नेक्स्ट देखो अवगाहन स्वेद कर रहे हैं। अब अवगाहन स्वेद क्यों कर रहे हो, तो हम सभी जानते हैं अवगाहन स्वेदन जो है वो लोअर बॉडी पे काम करता है, अधः प्रदेश में काम करता है, राइट। और जो हमने मूत्र वेग धारण किया है वो भी अधः प्रदेश की बात कर रहे हैं, है ना। तो मेन जो दोष विशेषित होंगे दैट विल बी इन द लोअर रीजन। दैट्स व्हाई आचार्य हैव आस्क्ड टू डू अवगाहन स्वेदन। अब अभ्यंग, तो यहाँ पर देखो अभ्यंग हम सभी जानते हैं कि वो वात शामक होता है प्रायः, ठीक है। नेक्स्ट देखो सर्पिश्च अवपीडकम, तो यहाँ पर जो है वो अवपीड मात्रा में हमें सर्पी का प्रयोग बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो त्रिविध बस्ती कर्म, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस चैप्टर का हम टॉप मोस्ट क्वेश्चन बात करें ना तो वो यही है, दैट इज त्रिविध बस्ती कर्म, ठीक है। तो यहाँ पर हमें त्रिविध बस्ती कर्म का उल्लेख बताया गया है ना। नेक्स्ट सर्पिश्च अवपीडकम, इस पे भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको भी हमें ध्यान रखना है। तो सर्पिश्च अवपीडकम, अब एक तो बात हो गई कि अवपीड मात्रा में देना है ना, मतलब प्रधान मात्रा की बात कर रहे हैं। इसके बहुत सारे मीनिंग्स अलग अलग ऑथर्स ने बताए हैं, तो मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट मीनिंग बताती हूँ, बाकी ये पीजी लेवल की बात है तो जहाँ पे ज्यादा हम नहीं देखेंगे, ठीक है। तो अवपीड मतलब यहाँ पे 2 मीनिंग लिए जाते हैं। पहला, एक प्रधान मात्रा, ठीक है। दूसरा कि आप उस मात्रा को पीड़न कर रहे हो, ठीक है। अब आप खुद सोचो कि जब भी आप किसी चीज का पीड़न करते हो तो हम उसे दोनों साइड से करेंगे, मतलब ऊपर से भी करेंगे और नीचे से भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं ना कि भोजन से पीड़न करते हैं, ठीक है। नहीं आया समझ, तो देखो कैसे करेंगे हम। भोजन से पहले भी देंगे हम घृत और भोजन के बाद में भी हम घृत देंगे, ठीक है। बाद मतलब अंत की बात कर रहे हैं, तो भोजन के स्टार्टिंग में भी दे रहे हो और भोजन के एंडिंग में भी घृत दे रहे हो, तो यहाँ पर हम भोजन से पीड़न कर रहे हैं, ठीक है, घृत का। तो दैट्स वाई इसको बोला जाता है अवपीडकम, कि पीड़न किया है हमने, किससे, भोजन से पीड़न किया है, ठीक है ना। और विशेष रूप से जो हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं जब हम अवपीडक स्नेहन पेशेंट्स को करवाते हैं, तो हम जो है वो यूजुअली यवागु का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। कुछ लोग यवागु यूज करते हैं, कुछ लोग जो है सिर्फ मुद्ग यूज दे देते हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्रैक्टिस है हर इंस्टीट्यूट्स में, उसमें हमें नहीं जाना है, बस आपको ये 2 मीनिंग पता होने चाहिए। सो व्हेनेवर यू आर प्रैक्टिसिंग इन योर क्लिनिक सेटअप और एनीथिंग एल्स, ठीक है। अच्छा, एक मैं आपको कोई केस की बात कर रही थी। सो देयर वाज अ केस इन अय्या, तो वो पेशेंट उसका मैं नेम रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। एक लीन एंड थिन पेशेंट आपके ओपीडी में आता है, फाइन। वो बताता है कि 5 to 6 मंथ से उसको जो है लोअर एब्डोमेन में पेन रहता है, ठीक है। जनरलाइज पेन है, ऐसा नहीं है कि लेफ्ट साइड कोली की पेन हो, ऐसा कुछ नहीं है। उसको जो है वो होल जनरलाइज्ड पेन है, बट लोअर बेल्ट जो होती है ना, लोअर एब्डोमेन, वहां पर स्पेसिफिकली पेन रहता है पेशेंट को, फाइन। सो ही हैव अंडरगोन विद ऑल द एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स बट नथिंग गोज वेल, ठीक है। अब क्या होता है ऐसे में, वन ऑफ आवर कंसल्टेंट स्टार्टेड विद द बस्ती कर्मा, ठीक है। क्योंकि पेन हुआ है तो नॉर्मल सी बात है, और वो भी अधो मार्ग में पेशेंट बता रहा है, तो नॉर्मल सी बात है कि बस्ती से बेस्ट ट्रीटमेंट तो यहाँ पर कोई भी होगा नहीं, है ना। तो सिमिलरली वन ऑफ आवर कंसल्टेंट प्लान विद द बस्ती ट्रीटमेंट। अब उसको हमने जो है नॉर्मली दशमूल बस्ती दिया, ठीक है। सबसे पहले हमने मात्रा बस्ती दिया, पेशेंट का चेक किया कि बल कैसा है, सब कैसा है। देयर आफ्टर वी स्टार्टेड विद द दशमूल निरूह बस्ती, है ना। तो दशमूल निरूह बस्ती भी दिया हमने, अनुवासन भी दिया, ठीक है। योग बस्ती पहले हमने उसको किया, बल क्योंकि कम था पेशेंट का, बट पेशेंट को कोई रिलीफ नहीं मिला, ठीक है। अब यूजुअली बस्ती से पहले हमें विरेचन करना चाहिए, बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर विरेचन से पहले भी बस्ती बताई गई है। कहां पर, जहां पे दोष जो है वो अवगाढ़ स्थिति में हो, यानी कि डीप सीटेड अगर दोषास हैं, तो वहां पर हमें पहला बस्ती देनी चाहिए। देयर आफ्टर वील प्रोसीड टुवर्ड्स विरेचन कर्मा, ठीक है ना। मतलब स्नेहपान करके प्रॉपर स्नेहन शोधन करा के फिर हम विरेचन प्लान करते हैं। तो यहाँ पर बिकॉज पेशेंट को बस्ती से रिलीफ नहीं मिला, तो हमने क्या करा ऐसे में, आवर कंसल्टेंट सजेस्टेड कि अब इसको हम जो है माइल्ड स्नेहपान कराएंगे और विरेचन कर्म प्लान करते हैं, ठीक है। अब बस्ती जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि पेशेंट जो है वो लीन थिन है ना। पेशेंट को जो है बस्ती से रिलीफ नहीं मिला, हमने स्नेहपान भी बहुत ही कम मात्रा में उसको कराया था, हीन मात्रा ही लिया था, ठीक है। विरेचन करने के बाद भी पेशेंट को कोई रिलीफ नहीं मिला, इनफैक्ट उसका जो पेन था ना वो एग्रेवेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सारी उसको जो है संचमन औषधि दे दिया, संशोधन औषधि दे दिया, सब दे दिया, बट नथिंग गोज वेल, कुछ नहीं हुआ।
ठीक है। अल्टीमेटली पेशेंट डिस्चार्ज होता है और वो बोलता है कि मुझे तो 1 मंथ का संचमन औषधि दे दो, और मैं जो है वो पेशेंट आई थिंक देहरादून का रहने वाला था, तो उसने बोला कि मैं कल वहाँ के लिए लीव करूँगा, तो मुझे थोड़ी ज़्यादा मेडिसिन चाहिए, एंड ही लेफ्ट। बट मुझे पता नहीं, मुझे ये लगा कि हमने इतना सारा ट्रीटमेंट किया, इतना सारा हमारे बी द्रव्य लगे हैं, पेशेंट पे इन्वेस्ट हुए हैं, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट की मेडिसिन वगैरह है, बट उसको 1% भी रिलीफ नहीं मिला। ठीक है, तो मैंने उस पेशेंट से कॉन्टेक्ट शेयर करने के लिए पूछा, तो उसके बाद मैंने सिर्फ उसको एक ही चीज करने को बोली। क्या? मैंने बोला कि उसको क्या करना है कि जो लोअर एब्डोमेन है वहां पर उसको जो है उष्ण तेल का अभ्यंग करना है, लोकलाइज्ड, और उसको जो है वो सिट्स पाथ जैसे हम करते हैं ना, बट वो हम जो है एनल रीजन के लिए करते हैं, राइट, पाइल्स वाली कंडीशन में करते हैं। बट मैंने उसको बोला कि कुछ इस तरीके से अरेंज करना कि आपका एब्डोमेन तक वो कवर हो जाए, एटलीस्ट नेवल से कुछ अंगुल कुछ ऊपर तक वो कवर हो जाए। तो पेशेंट ने वो 1 वीक ही किया था, तो उसको जो है वो धीरे धीरे फिर रिलीफ मिलना स्टार्ट हुआ। देन वी कम टू नो कि पेशेंट जो है ही वॉज हैबिचुअल ऑफ रिटेंशन ऑफ यूरिन, बिकॉज उसका जो जॉब प्रोफाइल थी वो इस तरीके से था कि वो कंटिन्यूअस 10 to 12 आवर्स तक सिटिंग करता था। ठीक है, और उसकी ऐसी हिस्ट्री रही थी वेग धारण की, दैट्स वाई यहाँ पर जो लोकलाइज्ड अभ्यंग है, लोकलाइज्ड स्वेदन है, उसी से पेशेंट को रिलीफ मिल गया, और जबकि बस्ती और विरेचन जैसे जो हमारे इतने शास्त्रोक्त चीजें उससे नहीं मिला था। ठीक है, तो यहाँ हमारी क्या गलती रही है? तो गलती यहाँ पर ये रही है कि हमने उससे वेग धारण की हिस्ट्री नहीं पूछी थी, है ना। अगर हमने हिस्ट्री पहले ही ले ली होती तो हमें पंचकर्म कराने का नीड भी नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि ये सब चीजें लोकलाइज प्रोसीजर तो पेशेंट घर में भी कर सकता है। सो दिस मेक्स द डिफरेंस कि आपको कहाँ पर चीजें जो है वो समझनी है, प्रैक्टिकली भी देखना है ना। ओके, तो इस वाले चैप्टर की ना प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंस है, वो मैं आपको समझाना चाह रही थी। ठीक है, अब चलते हैं